मॉर्निंग, सुप्रभात। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं नए तेवर और नए क्लेवर के साथ नया सवेरा को लेकर। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। अगले 1 घंटे होंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर, जिसमें आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में होली से पहले क्यों नमाज का वक्त जो है बदला जा चुका है, ये आपको बताएंगे। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। क्या हुआ है मॉरिशस की यात्रा में, ये भी आपको बताएंगे। साथ साथ खबरें होने वाली हैं अंतर्राष्ट्रीय खबर से, क्योंकि ट्रेन हादसे के बाद अब दोनों पाकिस्तान और बलूचिस्तान के दावे अलग अलग आ रहे हैं। क्या दावे अलग अलग आ रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। खेल की खबरें भी होने वाली हैं, साथ साथ एंटरटेनमेंट की खबरें, कारोबार जगत की खबरें भी आपको बताएंगे। मौसम का हाल, साथ ही होंगी अखबारों की सुर्खियां। शुरुआत करते हैं नया सवेरा की सुबह की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। दोनों देशों के बीच 8 समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। ग्लोबल साउथ के विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने रखा महासागर दृष्टिकोण। बांग्लादेश में राजनीतिक तनाव के बीच आज से 16 मार्च तक संयुक्त राष्ट्र महासचिव का दौरा। मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के निमंत्रण पर हो रही है गुटेरेस की यात्रा। त्योहारों से पहले उत्तर प्रदेश के संभल में बनाए गए 6 जोन और 29 सेक्टर। त्रिस्तरीय सुरक्षा के लिए पैक की बटालियन, सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन के जरिए निगरानी। हर तरफ होली का खुमार। आज फागुन पूर्णिमा की रात को होगा होलिका दहन। कल उड़ेंगे रंग गुलाल। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री में भारत का शानदार प्रदर्शन। जैवलिन थ्रो में जीते 3 स्वर्ण पदक। और इन सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। शुरुआत करते हैं भारत मॉरिशस की नई दोस्ती के और नए आयाम के नए दौर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस के 2 दिवसीय सफल दौरे के बाद देर रात नई दिल्ली आ गए हैं। प्रधानमंत्री के इस ऐतिहासिक दौरे पर दोनों देशों के बीच 8 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल साउथ के विकास के लिए अपना महासागर दृष्टिकोण रखा। मॉरिशस की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया। पीएम मोदी मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ शिष्टमंडल स्तर की बातचीत की, तो दोनों देशों के बीच 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। स्थानीय मुद्रा में व्यापार, विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, समुद्री सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर सहमति बनी है। पीएम मोदी की मौजूदा यात्रा में कैसे दोनों देशों के संबंधों को मिली है नई ऊंचाई, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉरिशस यात्रा के दूसरे दिन इस प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता में बड़े फैसले हुए। पोर्ट लुइस में हुई बैठक में पीएम मोदी और उनके समकक्ष नवीन चंद्र राम गुलाम ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। भारत मॉरिशस साझेदारी को इनहैंस्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने के साथ साथ घोषणा हुई कि मॉरिशस में नया संसद भवन बनाने में भारत सहयोग करेगा। मॉरिशस में 100 किलोमीटर लंबी पानी की पाइपलाइन के आधुनिकीकरण का भी फैसला हुआ। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के दूसरे चरण में 500 मिलियन मॉरिशियन रुपए के नए प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। अगले 5 वर्षों में भारत में मॉरिशस के 500 सिविल सर्वेंट्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। हमारे बीच लोकल करेंसी में आपसी व्यापार का सेटलमेंट करने पर भी सहमति बनी है। पीएम मोदी और पीएम नवीन चंद्र राम गुलाम ने उच्च प्रभाव वाली 20 सामुदायिक विकास परियोजनाओं और मॉरिशस एरिया हेल्थ सेंटर के साथ साथ अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा एवं नवाचार संस्थान का शुभारंभ किया।
ये शिक्षण, शोध और सार्वजनिक सेवा के लिए एक केंद्र के रूप में काम करेगा। दोनों देशों में 8 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए। इनमें स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली, ऋण सुविधा समझौता, MSME क्षेत्र में सहयोग, वित्तीय अपराधों से निपटने, राजनयिकों और सरकारी अधिकारियों के प्रशिक्षण और गैर सैन्य जहाजों के बारे में जानकारी का आदान प्रदान जैसे क्षेत्र शामिल हैं। फ्री, ओपन, सिक्योर एंड सेफ इंडियन ओशन हमारी साझी प्राथमिकता है। हम मॉरिशस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की सुरक्षा में पूर्ण सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस संदर्भ में कोस्ट गार्ड की जरूरतें पूरी करने में हर संभव सहायता दी जाएगी। पीएम ने घोषणा की कि डिजिटल हेल्थ, आयुष केंद्र, स्कूली शिक्षा, कौशल विकास और मोबिलिटी में सहयोग बढ़ाया जाएगा। मॉरिशस के लोगों के लिए भारत में 4 धाम यात्रा और रामायण ट्रेल के लिए सुविधा दी जाएगी। गिरमिट धरोहर के संरक्षण और संवर्धन को बल दिया जाएगा। पीएम ने भारत के सागर विजन को आगे बढ़ाते हुए ग्लोबल साउथ के लिए महासागर का विजन दिया। वहीं मॉरिशस के पीएम ने प्रधानमंत्री मोदी की खूब सराहना की। Prime Minister of the Republic of India has honored us by his presence amidst us on the occasion of the National Day celebrations of the 57th anniversary of our independence. His distinguished presence on this momentous occasion is testimony to the unique and very special relations which bind our two countries. साझी संस्कृति, परंपराओं और मूल्यों की मजबूत डोर से बंधी भारत मॉरिशस दोस्ती को आगे ले जाने में पीएम मोदी के दौरे को बेहद अहम माना जा रहा है। इस यात्रा से परस्पर सहयोग में नई संभावनाओं के द्वार खुले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बढ़ते हैं आगे। संभल एक बार फिर सुर्खियों में है। कल होली और जुमे की नमाज दोनों है, लिहाजा उत्तर प्रदेश के संवेदनशील इलाके संभल में योगी सरकार सतर्क है। त्योहारों के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। शांति व्यवस्था के लिए बैठक में पुलिस और दोनों समुदाय के बीच सहमति बनी कि हर साल की तरह 10 मस्जिदों को तिरपाल और पन्नी से ढका जाएगा। बैठक के बाद आज ही मुस्लिम समुदाय ने मस्जिदों को ढकने का काम चल रहा है। जिले में कुल 6 जोन और 29 सेक्टर बनाए गए हैं और हर एक में मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी तैनात किए गए हैं। जिले में 3 स्तरीय सुरक्षा के लिए पहले की ही तरह PAC बटालियन तैनात कर दी गई है। इसके अलावा 24 घंटे CCTV कैमरे और ड्रोन की व्यवस्था भी की गई है। शांति व्यवस्था कायम रहे, इसके लिए चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस तैनात की गई है। साथ ही पुलिस फोर्स जगह जगह भ्रमण कर संभल में हर गतिविधि पर निगरानी कर नजर बनाए हुए है। CO अनुज चौधरी भी लगातार निरीक्षण कर हर स्थिति से निपटने के लिए जायजा लेते नजर आ रहे हैं। कैमरा लगभग 250 की संख्या में हमारा लगा हुआ है और उसके अतिरिक्त लगभग 100 से 150 हम प्रत्येक जो पर्व होता है उस पर अतिरिक्त लगाते हैं नगर पालिका परिषद की ओर से। उसके साथ में ड्रोन से एक बार निगरानी हमारी हो चुकी है और एक बार हम ड्रोन से निगरानी और करेंगे। फ्लैग मार्च भी DIG सर के नेतृत्व में हमारा हुआ था और बाकी नियमित रूप से कप्तान साहब का और हमारा फ्लैग मार्च नियमित रूप से चलता है। तो सब लोग साथ हैं और सबका सहयोग है और पूरे सौहार्द के साथ ये होली मनेगी, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। तो होली से पहले इस समय संभल में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। संभल से हमारे संवाददाता आशुतोष शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष का रुख करेंगे। आशुतोष, करीब 64 साल बाद ऐसा संयोग फिर से बन रहा है जब होली और रमजान में जुम्मे की नमाज एक साथ आ रही है। ऐसे में संभल एक बार फिर विवादों में भी है, सुर्खियों में भी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की कई मस्जिदों पर इस समय तिरपाल ढक दी गई है और साथ ही साथ नमाज का वक्त बदल दिया गया है। क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्यों इस समय पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है? देखिए, जिस तरह से संवेदनशील एक जिला के रूप में निकल करके आया है, हमारे ठीक पीछे वही जामा मस्जिद है जिसको लेकर के विवाद चल रहा है और इस विवाद को देखते हुए पूरे संभल जिले में अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। और जिस तरीके से आपने बताया कि काफी दिनों बाद एक ऐसा अवसर आया है कि जब शुक्रवार की नमाज जुमे की
और वो भी रमजान महीने में, और उसके साथ होली का दिन, वो दोनों एक साथ पड़े हैं। तो दोनों त्योहारों को एक साथ शांतिपूर्वक मनाने की प्रशासन की जो है जिम्मेदारी जो है कहीं न कहीं अलग से है। और जिस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं, लोगों को आपस में बुला करके बैठा करके बातचीत भी की गई है, तो निश्चित रूप से जो है कल का जो ये त्यौहार है होली का शांतिपूर्वक निपटाने के लिए, क्योंकि संभल न केवल संभल बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में इसका संदेश जाएगा। अगर यहाँ से शांतिपूर्वक होली होती है तो अन्य जगहों पर भी कहीं कोई तनाव की स्थिति नहीं होगी। उन मस्जिदों को लेकर के जो सड़क पर थी, जहाँ पर होली के रंग खेले जाते हैं, जहाँ पर होली के रंग पड़ने की आशंका थी, उनको तिरपाल से ढका जा रहा है। 10 से अधिक मस्जिदें हैं संभल की जो तिरपाल और पन्नी लगा करके ढकी गई हैं। और ये हमारे पीछे जो जामा मस्जिद है, इसके पीछे का हिस्सा जो है उसको भी ढका गया है। तो इस तरीके से पूरे संभल जिले को लगभग 6 सेक्टरों में बांट करके पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ जो है यहाँ पर शांति व्यवस्था बनाए रखने में लगा हुआ है। जी, होली और रमजान दोनों सौहार्दपूर्ण बीते, इसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार भी इस समय सतर्क नजर आ रही है। ऐसे में पुलिस प्रशासन भी पूरी तैयारियों के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आती। 3 लेयर सिक्योरिटी की बात की जा रही है आशुतोष। साथ ही साथ अगर 12 जिलों में इस समय पुलिस प्रशासन जो है वो सतर्क है और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। बिल्कुल भावना, जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश की संवेदनशीलता है, अभी एक बड़ा पर्व जो है महाकुंभ निपट करके प्रयागराज से आया है और उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार यह नहीं चाहती है कि किसी भी तरीके से उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े। इस सौहार्द को बनाए रखने के लिए उन अराजक तत्वों को जो आगे लीड करके माहौल को खराब करते हैं उनकी पहचान की गई है। और उसके साथ साथ जो है आम लोगों को भी इसके लिए जो है चेतावनी दी गई है कि वो एक दूसरे के से कहीं भी जो है उलझने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि दोनों लोग जो है अपने पर्वों, अपने त्योहारों को अपनी मान्यताओं के अनुसार जो है खुशी पूर्वक मना सके, इसके लिए मुकम्मल इंतजाम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। न केवल संभल में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में इसकी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। अतिरिक्त पुलिस फोर्स लगाई गई है, पीएससी की बटालियन लगाई गई है, रैपिड एक्शन फोर्स है, और 3 अस्त्रों की बात अगर आप कह रही हैं तो ड्रोन कैमरों से भी निगरानी की जा रही है, क्लोज सर्किट टीवी कैमरे लगाए गए हैं, और इसके साथ ही जो है जगह जगह बैरिकेटिंग की गई है जहां से अराजक तत्व जो है कोई भी अराजकता फैला सकते हैं। तो उन सब पर निगरानी जो है जबरदस्त तरीके से यहाँ पर की जा रही है। साथ ही साथ आशुतोष, इस समय सियासी बयान जो है उसके भी अभी एक दूसरे पर जरूर लगाए जा रहे हैं। दोनों तरफ से इस बार जुबानी जंग फिर से एक बार शुरू हो गई है संभल को लेकर। बिल्कुल सियासत है तो कहीं न कहीं जो है सियासी असर जो है इन मुद्दों पर दिखाई देता है। जिस तरीके से लगभग 2 दिनों में पिछले जो है लगातार, और ख़ास तौर पर अगर हम कहें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी बयान आया है। अभी कल भी उन्होंने किसी कॉन्क्लेव में इस बात को लेकर के ताकीद की है कि उनके राज्य में उनके मुख्यमंत्री रहते हुए कोई भी सांप्रदायिक सौहार्द को खराब करने की अगर कोशिश करेगा तो निश्चित रूप से जो है वो दंड का भागी होगा। और इसके साथ ही जो है जिस तरह की मान्यताएं हैं उन, चाहे वो पौराणिक हों, चाहे काफ़ी दिनों से चली आ रही हों, उन सबको करने की सबको आज़ादी होगी और कोई किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है। सियासत और बयानबाजी भले ही चाहे जो करती रहे, लेकिन जो है कानून अपना काम कर रहा है। भावना में जिस तरीके से रंगाई पुताई का काम किया गया है, क्या ये भी एक मुख्य कारण है कि त्रिपाल से उसे ढक दिया गया है और सभी शांतिपूर्वक बीते, इसलिए ये सारे विकल्प जो हैं वो अपनाए जा रहे हैं? देखिए भावना, हमारे ठीक पीछे आप देख सकती हैं ये जामा मस्जिद है जिसकी बाहरी दीवारों को जो है रंगने के लिए और ठीक करने के लिए हाई कोर्ट ने आदेश दिया है। इसके अंदर जो है एएसआई के तमाम प्रतिवेदनों के बाद जो है हाई कोर्ट ने कोई भी परिवर्तन करने की छूट नहीं दी है, केवल बाहरी दीवारों की रंगाई पुताई का। हालांकि वो भी काम अभी तक यहाँ नहीं हो पाया है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि तमाम सारी झाड़ झंखाड़ है, उसकी भी सफाई करने का हाई कोर्ट ने आदेश दिया है। लेकिन अभी हाई कोर्ट के आदेश का जो है यहाँ पर कोई पालन नहीं दिखाई देता है, ना कोई रंगाई पुताई करने आया है। तो और जहाँ तक तिरपाल लगाने की बात है वो सिर्फ इसलिए लगाया जा रहा है कि अगर जुमे की नमाज होती है वहाँ पर जो है अगर होली के रंग खेले जाते हैं तो कहीं
एक दूसरे में लोग उलझ न जाए, जी। इसलिए तिरपाल लगा करके उन जगहों को ढका गया है और उसके साथ ही जो है शांति व्यवस्था बनाए रखने का एक रास्ता निकाला गया है। जी भावना, क्योंकि कल होली का त्योहार है, ऐसे में बाजारों में भी रौनक होगी, लेकिन इस समय संभल के क्या हालात है, क्योंकि पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है, साथ ही साथ त्रिस्तरीय सुरक्षा भी, लेयर भी जो है वो कर रखी है। देखिए, अगर हम बाजारों की बात करें तो अभी हम काफ़ी देर बाजारों में घूम करके आए हैं। पूरी तरीके से दैनिक के रूप से जिस तरीके से त्योहारों में बाजार सस्ते हैं, जिस तरह से दुकानें खुलती हैं, लोग अपना खरीदारी करते हैं या त्योहारों को मनाने के लिए काम करते हैं, वो सारा कुछ जो है उसी तरीके से चल रहा है। लेकिन यह है कि संवेदनशीलता दिखाई देती है, खासतौर पर उन जगहों पर जहां पर संवेदनशील स्थितियां हैं, वहां पर पुलिस फोर्स तैनात है, लगातार फ्लैग मार्च हो रहे हैं, लगातार पुलिस की स्थिति बनी हुई है। तो इससे लोगों में कहीं न कहीं इस बात को लेकर के भी आश्वस्त हैं लोग कि जो है कहीं कोई दुर्घटना नहीं होगी, कहीं कोई जो है बवाल नहीं होगा। सब अपने अपने त्योहारों को मनाने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्रता से जो है यहाँ पर काम कर रहे हैं और दैनिक रूप से जो नृत्य चला आता है वही जो है दिखाई देता है, या पर्व और त्योहारों पर जो उल्लास दिखाई देता है वो उल्लास अभी तक यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जी आशुतोष, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे संवाददाता आशुतोष इस समय हमें जानकारी दे रहे थे कि संभल में इस समय पुलिस प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पर है और होली और रमजान में जिस तरीके से जुम्मे की नमाज अदा होनी है, ऐसे में मस्जिदों में नमाज के वक्त को बदला जा चुका है और साथ ही साथ सभी शांतिपूर्ण बीते, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो सतर्क नजर आ रही है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरों के सिलसिले को यूं ही रखेंगे जारी। आज रात होली का दहन है और कल मनाई जाने वाली है रंगों की होली। क्या है पूरी तैयारियां, सब आप तक विस्तार से बताएंगे, लेकिन ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद। कैसे धंधा बढ़ेगा, कैसे गल्ला चलेगा, कैसे टाइकून बनेगा, ये काफी नहीं बेटा, जो है लब बेटा कब रॉकेट बनेगा। सिर्फ दिशा बदलने से बिजनेस बढ़ता तो हर बड़ा बिजनेस नहीं करता। बिजनेस बढ़ता है क्रेडिट से। अपनी दुकान में क्रेडिट ऑन यूपीआई अपनाओ, कस्टमर्स को यूपीआई पे क्रेडिट मिलेगा तो कस्टमर्स बढ़ेंगे और उनकी शॉपिंग भी। क्या समझे? अपने पेमेंट पार्टनर से संपर्क करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा और जैसे कि आप मेरे पीछे स्क्रीन पर देख रहे हैं, होली की तैयारियां पूरी हो रही हैं और होली का त्योहार कल रंगों वाला मनाया जाना है और आज रात है होली का दहन। हिंदू परंपरा के अनुसार होली से एक दिन पहले आज देश भर में होली का दहन मनाने की तैयारी की जा रही है। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में होली का दहन मनाया जाता है। पारंपरिक कथा के अनुसार हिरण्यकश्यप का ज्येष्ठ पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। चूंकि प्रहलाद एक दैत्य पुत्र था, इसलिए हिरण्यकश्यप को पसंद नहीं था कि वो भगवान विष्णु की भक्ति करे। इसलिए हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारने की भी कई बार कोशिश की, परंतु भगवान नारायण स्वयं उसकी रक्षा करते रहे। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका के भगवान शंकर से वरदान स्वरूप ऐसी चादर मिली थी जिसे ओढ़ने पर अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। होलिका उस चादर को ओढ़कर प्रहलाद को गोद में लेकर चिता पर बैठ गई, लेकिन देव योग से वह चादर उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई, जिससे प्रहलाद की जान बच गई और होलिका जल गई। कहा जाता है कि तब से बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में होलिका दहन मनाया जाता है। रंगों के त्योहार होली को भारत में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। होली न केवल रंगों और उल्लास का पर्व है, बल्कि सामाजिक समरसता, प्रेम, भाईचारा और बुराई पर अच्छाई की जीत का भी प्रतीक है। इन दिनों पूरे भारत में अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। इसी कड़ी में राजस्थान के सीकर जिले के शेखावटी क्षेत्र में होली पर चंग नृत्य और सांस्कृतिक परंपराओं और कलाओं को प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ के पुरुष पारंपरिक वेशभूषा धोती, कुर्ता और साफा पहनकर चंग नृत्य करते हैं, जिसे देखने के लिए देशी विदेशी पर्यटक यहाँ आते हैं।
ये जो हमारी परंपरा है शेखावटी की, ये इसको हम आगे बढ़ाने के लिए जो नए युवा हैं उनको हम साथ लेकर प्रोग्रामों में ले जाते हैं, उनको इस परंपरा से जोड़ते हैं और उनको अवगत कराते हैं कि इस तरह से नृत्य होता है, इस तरह से बजाया जाता है। तो उससे नए जो युवा है हमारी तरफ काफ़ी आकर्षित हो रहे हैं। इस प्रोग्राम से जुड़ने का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, बच्चे जुड़ रहे हैं। हम लोगों की तरफ से देखिए चंग डफ के प्रोग्राम हो रहे हैं और ये शिवरात्रि से लेकर होली तक करीब हम लोग 10 से 15 आयोजन कर लेते हैं। और इसमें मेन तो चंग, ढप और बांसुरी, ये 3 यंत्र तो काम में लिए जाते हैं। पिछले 20 सालों से लगातार हम ये आयोजन करते आ रहे हैं और इसमें करीब हम लोगों की सदस्य संख्या है करीब 65 से 70 लोग हैं हम लोग, जो करीब करीब एक्टिव रहते हैं। मेरे साथ में मेरे बांसुरी वादक हैं, मैं गायक हूँ। हमारे लिए सबसे पहले जो हमारी लोक संस्कृति है उसमें चंग और ढप उसका विशेष आयोजन होता है, तो उन्हीं को हम सबसे ज़्यादा काम में लेते हैं। बाकी आजकल का जो अगर नया ज़माना तो उसके हिसाब से हम थोड़े बहुत कुछ यंत्र काम में ले लेते हैं। बाकी चंग बांसुरी हमारा मेन होता है। और रही बात है कि कार्यक्रम कैसे है, तो हर प्रकार के जो लोग होते हैं वो हमारे इन कार्यक्रमों के अंदर आते हैं और वो इन कार्यक्रमों का खूब भरपूर आनंद लेते हैं। लोक संस्कृति को हम जोड़ के रखते हैं और सभ्य जो हमारी धमालियाँ होती हैं उनके साथ में जितने भी लोग होते हैं, पारिवारिक लोग हैं, सारे लोग हमसे जुड़ते हैं और हम सारे आयोजन करते हैं। और रंगों के त्योहार होली में बिहार सरकार ने भी युवाओं को होली से पहले एक बड़ा तोहफा दिया है। राज्य सरकार बिहार पुलिस ने बम्पर 19,838 पदों की जल्द बहाली करने वाली है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि जारी कर दी गई है। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। बिहार पुलिस में निकली बम्पर बहाली। बिहार पुलिस में 19,838 सिपाहियों की होगी भर्ती। महिलाओं के लिए भी बिहार पुलिस कांस्टेबल बनने का बड़ा मौका। महिला उम्मीदवारों के लिए 6,717 पद आरक्षित। 18 मार्च से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया होगी शुरू। पुलिस में भर्ती होने का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। बिहार पुलिस में कांस्टेबल की नई भर्ती आ गई है। केंद्रीय चयन परिषद ने सिपाही भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अभ्यर्थी भर्ती विज्ञापन आधिकारिक वेबसाइट से भी चेक कर सकते हैं। बिहार पुलिस वैकेंसी में आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया 18 मार्च से शुरू होगी, जिसमें अभ्यर्थियों से अंतिम तिथि 18 अप्रैल 2025 तक फॉर्म स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 18 मार्च 2025 से अभ्यर्थी अपने आवेदन जमा करना प्रारंभ कर सकते हैं ऑनलाइन और उसकी अंतिम तिथि 18 अप्रैल 2025 से। बिहार सरकार का खास फोकस महिलाओं के सशक्तिकरण पर है। ऐसे में उनके रोजगार और सुरक्षा पर खास ध्यान दिया जा रहा है। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इस भर्ती में महिलाओं के लिए 6,717 पद आरक्षित है। बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को होली के पहले राज्य सरकार ने बड़ा मौका दिया है। ऐसे में युवा जो पुलिस की वर्दी पहनने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए ये एक बड़ा मौका है। इसमें पदों की संख्या 19,838 है, जिसमें महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण के तहत 6,717 पद सुरक्षित हैं। अभ्यर्थियों को सुझाव दिया गया है कि वे चयन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों से संबंधित तैयारियां अभी से प्रारंभ कर दें और लिखित परीक्षा या शारीरिक दक्षता परीक्षा आदि की तिथियों के प्रकाशन की प्रतीक्षा न करें। एक तरफ विपक्ष जहां सरकार को रोजगार और नियुक्ति के नाम पर घेरने की कोशिश कर रही है, वहीं सीएम नीतीश कुमार हर महीने युवाओं को नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं और नए रोजगार की घोषणा भी कर रहे हैं। हालांकि इन सब के बीच फायदा युवाओं का है कि उन्हें राज्य में बड़े मौके मिल रहे हैं। डीडी न्यूज़ के लिए पटना से मधुरेश नारायण। बढ़ते आगे, तेलंगाना सरकार ने होली का त्योहार मनाने संबंधी एक गाइडलाइन जारी की है, जिसमें बिना पूछे रंग लगाना और किसी भी वाहन रैली को प्रतिबंधित किया है। होली के दिन ऐसी किसी भी गतिविधि को करना जिससे क्षेत्र में अशांति उत्पन्न हो, वो पूरी तरह से गैर कानूनी है। तेलंगाना सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी पर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने तेलंगाना सरकार पर जमकर निशाना साधा है। पर्व कैसे मनाया जाए हिंदुओं को ये सिखाया जा रहा है। ऐसे अब्सर्ड रिस्ट्रिक्शन डाले जा रहे हैं।
क्या दूसरे मजहबों के भी पर्वों पर यह किया जाता है? मुझे नहीं पता, बताना चाहिए, पर एक पैटर्न बनता जा रहा है। जब मंदिरों पर और मूर्तियों पर हमला हुआ तेलंगाना में, तो तेलंगाना की सरकार का इतना सॉफ्ट रवैया था, और जब हिंदू प्रदर्शन करने बाहर निकले तो उन पर लाठीचार्ज की गई। एक एंटी हिंदू मानसिकता झलकती है। क्यों और कैसे ये मानसिकता पनपती है? हिंदू आस्था का अपमान किया जाता है, हिंदू पर्वों पर रोक लगाई जाती है। ये इस प्रकार का रवैया क्या वोट बैंक को खुश करने के लिए? भाजपा सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने पंजाब में धरना दे रहे किसानों का समर्थन करते हुए राज्य की मान सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जहां हरियाणा में भाजपा सरकार ने चुनाव खत्म होने के 1 महीने के भीतर ही न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर अपने वादे को पूरा करना शुरू कर दिया, वहीं पंजाब की भगवंत मान सरकार किसानों का अपमान कर रही है। ये हैरानगी की बात हुई है, अभी पहली बार भी पंजाब के मुख्यमंत्री ने किसानों को चंडीगढ़ आने से बैन किया, और मीटिंग जो हो रही थी उसमें उनको धमकाया और छोड़ के चले गए, और बाद में हर किसान लीडर के घर दबिश हुई और उन्हें पकड़ा गया। बाद में कई जगह जाम हुए, बंद लगे तो छोड़ना पड़ा। मेरी ख्याल आगे ये विरोध बहुत बढ़ेगा। हरियाणा में कहा था भी हम 23 फसलों पे एमएसपी देंगे, उन्होंने एक फसल पे एमएसपी जारी कर दी, लेकिन यहाँ पे 23 तो छोड़ो, एक फसल पे भी किसी पे कोई एमएसपी नहीं। आइए अब खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है। पश्चिम बंगाल में भाजपा सांसद सुकांत मजूमदार ने कहा है कि ममता बनर्जी शुवेंदु अधिकारी से बुरी तरह डरी हुई है, क्योंकि उन्होंने फिर से उनके खिलाफ चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। सुकांत मजूमदार ने कहा कि अगर शुवेंदु अधिकारी चाहेंगे तो बीजेपी उन्हें भवानीपुर सीट से टिकट देगी और वह ममता बनर्जी को फिर से करारी शिकस्त देंगे। ममता बनर्जी की डेस्परेशन से बात आ रही है, क्योंकि इस बार शुभेंदु दा ने कल बोला था कि ममता बनर्जी के खिलाफ वो फिर से खड़े होंगे, तो फिर से खड़े होंगे तो फिर से हारेंगे ममता बनर्जी। मुझे लगता है इस डेस्परेशन से ममता बनर्जी की ये बात आ रही है। अगर शुभेंदु अधिकारी जी अगर पार्टी से टिकट मांगते हैं भवानीपुर में ममता बनर्जी के खिलाफ, तो हम उनको टिकट देंगे, और मुझे भी विश्वास है कि शुभेंदु अधिकारी जी भवानीपुर में भी ममता बनर्जी को हरा पाएंगे। और अब वक्त हो चला है हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियां जानने का। और अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए सीधा लिए चलते हैं आपको हमारे स्टूडियो, जहां मौजूद है मेरी सहयोगी संध्या शर्मा तमाम हिंदी के अखबारों के साथ जो आज राजधानी दिल्ली से प्रकाशित किए गए हैं। संध्या, आपको बताएंगी आज कौन सी वो अखबारों की मुख्य सुर्खियां हैं जिन्हें आज राजधानी से प्रकाशित जो दिल्ली से प्रकाशित अखबार है उनमें जगह मिली है। संध्या का सीधा रुख करेंगे। संध्या, अगर आज के अखबारों की बात की जाए तो कौन सी वो मुख्य खबरें हैं जिन्हें आज अखबारों में जगह मिली है? जी भावना, अखबारों की सुर्खियों की शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबर के साथ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सफल मॉरिशस दौरा रहा है उसे आज सभी प्रमुख अखबारों ने प्रमुखता के साथ पहले पेज पर स्थान दिया है। हरिभूमि ने भी लिखा है कि भारत मॉरिशस की साझेदारी को उन्नत रणनीतिक साझेदारी का दर्जा देने पर सहमति बनी है। मॉरिशस के नए संसद भवन का निर्माण भी भारत करेगा, प्रधानमंत्री ने इस बात की घोषणा की है। और क्या कुछ 8 जो समझौते हुए हैं उसको लेकर के भी आज एक खबर प्रकाशित है। अगली खबर की अगर बात करें तो भारत के बगैर बहुध्रुवीय विश्व की कल्पना नहीं की जा सकती, ये बात कही है रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की तरफ से। एक साक्षात्कार में उन्होंने तमाम अलग अलग तथ्यों के साथ अपने इंटरव्यू को साझा किया है और कई प्रमुख बातों का जिक्र किया है, जिसे आज हिंदुस्तान अखबार ने अपने देश दुनिया पेज पर साझा किया है। अगली खबर का रुख करते हैं बांग्लादेश को बर्बाद करते यूनुस। ये एक तरह का आर्टिकल है, लेखिका बांग्लादेश से निर्वासित साहित्यकार तस्लीमा नसरीन है जिन्होंने एक आर्टिकल लिखा है, दैनिक जागरण के संपादकीय पर आज ये प्रकाशित है, जो बताता है कि बांग्लादेश में छात्रों ने अपनी राजनीतिक पार्टी भले ही बना ली हो, लेकिन वो लिखती हैं कि ये छात्र अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस से अलग राह पर चलते दिखते हों, लेकिन उनकी पीठ पर उनका ही हाथ है। और तमाम अलग अलग बातों के साथ आज ये आर्टिकल प्रकाशित है। एक और खबर का रुख करते हैं और ये एक रिपोर्ट के माध्यम से खबर प्रकाशित है जिसे जनसत्ता अखबार ने स्थान दिया है।
जो बताती है कि आतंक के वित्त पोषण में हो रहा है आभासी मुद्रा का इस्तेमाल। वित्तीय खुफिया एजेंसी ने ये रिपोर्ट जारी की है और वित्तीय खुफिया इकाई यानी कि FIU द्वारा 2023-24 वित्त वर्ष के दौरान वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों VDA और उनके सेवा प्रदाताओं क्रिप्टो एक्सचेंज से जुड़ी एक रिपोर्ट तैयार की गई, जिसके माध्यम से आज इस खबर को स्थान दिया गया है। तमाम अहम बातों के साथ आज ये रिपोर्ट प्रकाशित है। अगली खबर का रुख करते हैं, जो नवभारत टाइम्स अखबार ने इसे देश पेज पर स्थान दिया है और लिखा है कि मार्च से मई के बीच आएंगी 4 क्लासेस की नई किताबें। पायरेसी से निपटने के लिए सॉफ्ट कॉपी से पहले ही प्रिंटेड किताबें जारी कर दी जाएंगी। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT ने नए सेशन में आने वाली नई किताबों का शेड्यूल जारी कर दिया है और अभी तक बाल वाटिका के साथ साथ क्लास 1 से लेकर के 1st, 2nd, 3rd, 6th की नई किताबें पिछले सेशन में आ चुकी हैं और अब 2025-26 में 4 और क्लासेस की नई किताबें तैयार की गई हैं, जो जल्दी ही आएंगी। चलते चलते एक और खबर से आपको रूबरू करा देते हैं और राष्ट्रीय सहारा अखबार ने इस खबर को पहले पेज पर स्थान दिया है। अन्य अखबारों में भी ये खबर आज हमें देखने को मिली है, जो बताती है कि महंगाई में किस तरह से भारी कमी आई है। फरवरी की बात करें तो मुद्रास्फीति की दर 7 माह के निम्न स्तर 3.61% पर जनवरी के मुकाबले 2.22% की कमी आई है। महंगाई घटने से कर्ज सस्ता होने की आस और उम्मीद भी अब तेजी से बढ़ गई है। तो आज पहले स्थान पर इसीलिए इस खबर को स्थान दिया गया है पहले पेज पर। तो अलग अलग क्षेत्रों की अगर बात करें तो आज के दैनिक समाचार पत्रों ने इन खबरों को हेडलाइन के साथ प्रकाशित किया। तो विभिन्न क्षेत्रों की खबरों को इतने कम समय में हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए संध्या आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद खबरें होंगी अंतर्राष्ट्रीय जगत से। आपका हिम्मत जाएगा, देखते रहिए नया सवेरा। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद नया सवेरा में एक बार फिर आपका स्वागत और आइए वक्त हो चला है दुनिया भर की कुछ खास खबरें देखने का। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस 4 दिवसीय यात्रा पर बांग्लादेश की राजधानी ढाका पहुंच गए हैं। गुटेरेस की यह यात्रा मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के निमंत्रण के बाद हो रही है। मुख्य सलाहकार के प्रेस सचिव के अनुसार इस यात्रा से रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए खाद्य सहायता बढ़ाने और रोहिंग्या संकट को हल करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को मजबूती मिलने की उम्मीद है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के अनुसार संयुक्त राष्ट्र महासचिव शुक्रवार रात अंतरिम सरकार के प्रमुख डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के साथ बैठक भी करने वाले हैं। वहां से वे कॉकस बाजार जाएंगे और शिविरों में रोहिंग्यों की स्थिति का जायजा लेंगे। और ढाका से हमारे संवाददाता नवल सिंह परमार फोन लाइन पर इस समय मौजूद हैं। नवल का रुख करेंगे। नवल, आपसे पूछना चाहेंगे कि जिस तरीके से एंटोनियो गुटेरेस हमेशा रोहिंग्यों के लिए मुखरता से बात करते आए हैं, ऐसे में बांग्लादेश की उनकी ये यात्रा कितनी महत्वपूर्ण है इस समय पर, जब बांग्लादेश में इस समय राजनीतिक अस्थिरता है और कहीं ना कहीं शांति भी कहीं ना कहीं भंग होने की कगार पर है? जी, वैसे देखा जाए तो उनकी यात्रा तो महत्वपूर्ण है ही, साथ में महत्वपूर्ण है समय, क्योंकि अभी देखा जाए तो बांग्लादेश खुद एक सोशियो पॉलिटिकल जो टर्मोइल से गुजर रहा है और लोलेसनेस है और इंटरिम गवर्नमेंट जो है लोगों के एक्सपेक्टेशन पे खरा उतर नहीं पा रही है। ऐसी सिचुएशन में जो 13 लाख रोहिंग्या मुस्लिम जो म्यांमार से बांग्लादेश में शरण लिया है, उनकी हालत वैसे भी पहले खराब थी। वो एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हेल्थ क्राइसिस से जूझ रहे थे। लेकिन हाल ही के दिनों में यूएसएड जो अमेरिकन एजेंसी है, उन्होंने जो फंड कट कर दिया है या तो फंड स्टॉप कर दिया है, तो उसकी वजह से यूएन जो है उसकी मुसीबतें बढ़ी है। यूएन का एक वीक पहले का एक स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने बांग्लादेश गवर्नमेंट को बताया कि आने वाले समय में 1 अप्रैल से यूएन जो है बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थी को पर डे जो $12.5 प्रति माह भेज दे रहा था एज ए फूड एड,
वो उसको कट करके $6 प्रति माह देगा पर पर्सन। तो वो फूड मोर देन 50% जो कटौती है फूड एड में, उसकी वजह से फूड क्राइसिस, रोहिंग्या जो शरणार्थी है यहाँ बांग्लादेश में 13 लाख के आसपास, उनके लिए फूड क्राइसिस का जो है संकट सामने आया हुआ है। और उसी को देखते हुए ये समय और उनकी जो मुलाकात दोनों को देखा जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विजिट रहेगा। और उसमें वो आशा करते हैं कि उसमें वो यहाँ से प्लेटफॉर्म्स का यूज करके इंटरनेशनल कम्युनिटी को रिक्वेस्ट करेंगे कि फंड बढ़ाया जाए, ताकि जो एक फूड क्राइसिस, एटलीस्ट उनको और फैसिलिटी ना दे पाए तो कुछ नहीं, लेकिन जो माल न्यूट्रिशन की वजह से और फूड क्राइसिस से लोग मरे नहीं। तो सिचुएशन बहुत ही गंभीर है इस मामले में। तो ये मुलाकात जो है उस महीने में बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जी, तो जिस तरीके से नवल सिंह आप बता रहे हैं कि स्थिति इस समय संवेदनशील है और एंटोनियो गुटेरेस की यात्रा बेहद ही महत्वपूर्ण है। कॉकस बाजार भी वहां जाने वाले हैं, जहां सबसे ज़्यादा इस समय रोहिंग्या शरणार्थी बसे हुए हैं। ऐसे में कॉकस बाजार जाके वो किस किस मुद्दों पर उनसे बात करना चाहेंगे और किस तरीके की मदद एंटोनियो गुटेरेस या UN की तरफ से उनके प्रति आ सकती है? एक कॉक्सिस बाजार जो है वो बांग्लादेश का सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पे जो कैंप्स में करीब 13 लाख रोहिंग्या शरण ले रही है, क्योंकि वो म्यांमार से सटा हुआ इलाका है। और म्यांमार का जो रखाइन प्रोविंस है वहाँ पे मुस्लिम रोहिंग्या कम्युनिटीज के लोग जो है वो उनके खिलाफ जो वंशीय विद्रोह हो रहा था, उनके ऊपर जो हमले हो रहे थे, उससे बचने के लिए बांग्लादेश में है। और बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने 2017 से शरण दिया। पहले कुछ 6 लाख लोग आए थे, उसके बाद धीरे धीरे और फेजिस में तबक्कावार जो है उसमें संख्या बढ़ी और वो तकरीबन अभी 13 लाख के आसपास है। इस स्थिति में जो एंटोनियो गुटेरेस है, सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन, वो कैंप साइट्स का जायजा लेंगे, वहाँ की सिचुएशन का मुआयना करेंगे। और उसके साथ साथ जो यहाँ पे बांग्लादेश में रेफ्यूजीज का कमिश्नर है, जो रेफ्यूजीज का काम देखते हैं UN की ओर से और बांग्लादेश सरकार की ओर से जो एजेंसीज है वो कोऑर्डिनेट करती है, उनके साथ मुलाकात करेंगे और उनका आने वाले समय में किस तरीके से जो फूड क्राइसिस को अवॉइड कर सके और उसको कम किया जाए। और उसके लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी उसमें बहुत बड़ा अहम रोल निभाएगी, क्योंकि विदाउट फंड 13 लाख लोगों को खाना देना बहुत मुश्किल काम है। और उसके लिए UN के लिए भी ये चिंता का विषय है। सबसे बड़ा शरणार्थी कैंप माना जाता है, पिछले 6-7 सालों से चल रहा है। तो UN के लिए भी एक बड़ी चुनौती है और वो एंटोनियो गुटेरेस के लिए भी एज ए सेक्रेटरी जनरल उनके लिए भी ये चुनौती है कि फंड की क्राइसिस के समय में शरणार्थियों को कैसे एटलीस्ट खाना कैसे प्रोवाइड किया जाए। तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस इस समय बांग्लादेश की राजधानी ढाका पहुंच चुके हैं, जहां वो विस्थापित शरणार्थी रोहिंग्यों से मुलाकात करने वाले हैं और साथ ही साथ मोहम्मद यूनुस के निमंत्रण में वो वहां पहुंचे। ऐसे में यात्रा बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। नवल संघ, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नया सवेरा में आगे बढ़ते हुए अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं और देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरें फटाफट अंदाज में। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कुर्स्क क्षेत्र में रूसी सैनिकों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले नियंत्रण केंद्र का दौरा किया। पुतिन ने रूसी बलों को जल्द से जल्द यूक्रेनी सैनिकों से इस क्षेत्र को पूरी तरह से मुक्त कराने के निर्देश दिए। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि जो लोग कुर्स्क क्षेत्र में हैं, जो हमारे सशस्त्र बलों के साथ लड़ाई कर रहे हैं। कतर में बुधवार को हुई एक अहम बैठक में पश्चिम एशिया के लिए अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और कई अरब देशों के विदेश मंत्रियों ने गजा पुनर्निर्माण योजना पर चर्चा की। बैठक में सहमति बनी कि इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए परामर्श और समन्वय जारी रहेगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय संघ द्वारा अमेरिकी सामानों पर 26 बिलियन यूरो के जवाबी टैरिफ लगाने की धमकी पर कड़ा रुख अपनाया है। आयरिश प्रधानमंत्री माइकल मार्टिन के साथ व्हाइट हाउस में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक के दौरान ट्रंप ने कहा कि यूरोपीय संघ ने व्यापारिक रूप से अमेरिका का अनुचित लाभ उठाया है। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की धरती पर वापसी एक बार फिर टल गई है। इन दोनों को वापस लाने के लिए जो रॉकेट लॉन्च होना था, उसमें तकनीकी खामी आने के चलते ऐसा हुआ है। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर अंतरिक्ष में बीते 9 महीने से फंसे हुए हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में आज अटुकल पोंकला त्योहार मनाया जा रहा है। इस आयोजन को 2009 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था, क्योंकि यह एक दिन में महिलाओं की सबसे बड़ी धार्मिक सभा थी, जिसमें 25 लाख से अधिक महिलाओं ने भाग लिया था।
अटुक्कल पोंकला को दुनिया में महिलाओं की सबसे बड़ी सभाओं में से एक कहा जाता है, जहां महिलाएं अटुक्कल भगवती मंदिर में देवी का जश्न मनाने के लिए एकत्रित होती हैं। इस पवित्र अनुष्ठान में भाग लेने के लिए हजारों की संख्या में महिला भक्त तिरुवनंतपुरम की सड़कों पर उमड़ पड़ी हैं। अटुक्कल मंदिर की ओर जाने वाली सड़कें भीड़ से भरी हुई हैं। पोंकला की तैयारी अडुपु वेटू नामक अनुष्ठान से शुरू होती है। ये मंदिर के अंदर मुख्य पुजारी द्वारा रखे गए पोंगला चूल्हे को जलाने की रस्म है। इसके लिए सुबह 10:15 बजे का समय निर्धारित किया गया है। सफल आयोजन के लिए पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मंदिर परिसर में एक समर्पित नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। तिरुवनंतपुरम में आज अवकाश घोषित किया गया है। और तिरुवनंतपुरम से हमारी संवाददाता विन्या इस समय हमारे साथ जुड़ गई हैं। विन्या का रुख करेंगे। विन्या, सबसे पहले आपको इस त्योहार की शुभकामनाएं। साथ ही साथ आपसे पूछना चाहेंगे कि इस त्योहार की क्या महत्वता है, और कोई भी त्योहार महिलाओं के बिना अधूरा होता है, और ये त्योहार तो महिलाओं को ही समर्पित है, शक्ति को समर्पित है। ऐसे में ये त्योहार कितने दिनों तक मनाया जाता है और इस त्योहार के लिए कितनी तैयारियां की गई हैं, इस समय कितनी हलचल दिख रही है? पहले आपका शुभकामनाएं के लिए धन्यवाद। ये केरला में एक बहुत बड़ा त्योहार है कि नारी शक्ति का भी त्योहार मनाया जाता है। ये 10 दिन का त्योहार है। वो अटुक्कल मंदिर है, वहाँ देवी है, कन्नकी देवी का प्रतिष्ठा है उधर, वो पार्वती देवी का रूप है। तो 10 दिन का त्योहार मनाया जाता है। 10वीं दिन में पोंकाला का अर्पण होता है। यहाँ ये मंदिर के सामने में हम देख सकते हैं सब लोग अत्युत्साह में पोंकाला के लिए अपनी तैयारी में हूँ। हम इसमें देख सकते हैं कि वो मड का ब्रिग रखा है, उसके ऊपर पोट रखा है, उसके अंदर डालेंगे चावल, फिर उसमें गुड़ डालेंगे, घी डालेंगे, फिर नारियल भी डालेंगे। उसके बाद पोंगाला बनाएंगे। पोंगाला बना के देवी को अर्पण करेंगे। इसमें विश्वास है कि आपका मन में जो कामना है वो आप प्रार्थना करके पोंगाला का अर्पण करेंगे, वो कामना देवी पूरा करती है। और जितना भी आपका घर में समृद्धि संपत्ति सब देवी देंगी, क्योंकि ये पार्वती देवी का रूप है, कन्नकी देवी का भी आराधना करते हैं। इसमें देवी को 3 रूप में की सरस्वती, लक्ष्मी और भद्रा, इस 3 रूप में इस 10 दिन में देवी को पूजा करती है। और ये लाखों लोग, हम इसका नंबर भी ऐसे हिसाब नहीं ले सकते, क्योंकि लाखों महिलाएं इसमें पार्टिसिपेट करती है। सिर्फ केरला की नहीं है, जो तमिलनाडु कर्नाटका से आती है लोग, और सिर्फ इंडिया का भी नहीं है, फॉरेनर्स भी बहुत आती है इस त्योहार मनाने के लिए, क्योंकि इतना वर्ल्ड फेमस है ये त्योहार। और हर साल इसमें नंबर बढ़ाया जाता है, कम नहीं होती है। इसमें कोई भेदभाव नहीं है, बालिका होते हैं, टीनेज वाले होते हैं, कॉलेज गर्ल्स होते हैं, सब लोग इसमें इकट्ठा बनके अपनी पोंकाला अर्पण करने के लिए तैयार होती है। हम देख सकते हैं कि सब लोग केरला साड़ी पहन के आई है। तो एक अत्युत्साह का और भक्ति का अंतरिक्ष है अभी केरला में पूरा। बिल्कुल, इस साल का विशेष त्योहार है केरला में, और महिलाएं इस पूरे साल इंतजार करती है इस त्योहार का। और हम देख रहे हैं बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें आप दिखा रही है तिरुवनंतपुरम से इस समय हमारे सामने। लेकिन आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि इस त्योहार की महत्वता क्या है, क्योंकि पायसम और खीर का भी विशेष अनुष्ठान का भी इसमें विशेष महत्व होता है। ये वो त्योहार में हम पोंकाला अर्पण करती है। तो देवी है पार्वती देवी, वो नारी शक्ति है। तो ये केरला का शबरीमला भी बोल जाती है, क्योंकि शबरीमला वर्ल्ड फेमस है, आप जानते हो। उधर ये यंग गर्ल्स और वुमेन्स को एंट्री नहीं है, उधर एज रेस्ट्रिक्शन है। मगर ये अटुक्कल को हम बोलती है केरला की शबरीमला है, या दुनिया का शबरीमला है। यहाँ सबसे ज्यादा नारी शक्ति का त्योहार है, और नारी शक्ति को एकदम आगे करके ये त्योहार बनाया जाता है। इसलिए आप जो बनाओ, या ये अभी एक जो डिवोटी है वो
दूसरा चीज बना रहे गुटखा और बेसन का सब मिक्स करके, ये भी देवी को अर्पण करते हैं। आप जो भी देवी को अर्पण करना आप कर सकती हो, फिर आपका प्रार्थना करना, देवी आपका मन का इच्छा पूरा करती है और मन का कामना पूरा करती है और आपको एकदम आपका घर में समृद्धि संपत्ति सब देती है, ये विश्वास है। और सरस्वती, लक्ष्मी, भद्रा, ये तीनों मिलके आपको अनुग्रह देंगे, ब्लेसिंग्स देंगे, यही इसका विश्वास है। और हम देख सकते हैं लकड़ी बहुत सारे रखा है, ये लकड़ी सब जलाते, इस पोंगल को बनाना है लोगों को, फिर अर्पण करना है। तो ये पहले ये त्योहार सिर्फ आटुकाल टेम्पल का आमने सामने होती थी, मगर साल भर साल इसका प्रशस्ति हुई और बहुत सारे लोग लाखों में आना शुरू किया। तो इसलिए वो त्रिवेंद्रम की पूरा एरिया, हम बोल सकते हैं कि पूरा त्रिवेंद्रम डिस्ट्रिक्ट ये त्योहार अभी मनाया जा रहा है। केरला में 14 डिस्ट्रिक्ट है, ये 14 डिस्ट्रिक्ट से महिलाएं 2-3 दिन पहले यहाँ त्रिवेंद्रम आके अपने पोंगल के लिए तैयारी कर रही है। बिल्कुल, तो तभी तो कहते हैं विन्या यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। और ऐसे में ये त्यौहार अपने आप में विशेष नज़र आ रहा है, अपने आप में खूबसूरत नज़र आ रहा है और तमाम रंग आपने हमारे दर्शकों तक पहुँचाए। विन्या, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए आगे बढ़ते हुए अब खबरें हैं कारोबार जगत की। आरबीआई कुछ निजी और सरकारी बैंकों के डेरिवेटिव निवेश की जांच कर रहा है। इंडसइंड बैंक के अपने डेरिवेटिव खातों में चूक का खुलासा करने के बाद ऐसा किया जा रहा है। आरबीआई ने लेनदारों को अपनी विदेशी उधारियों और जमाओं के अलावा विदेशी मुद्रा की हेजिंग पोजीशन की विस्तृत जानकारी मांगी है। एनटीपीसी ने शाजापुर और सौर परियोजना की 50 मेगावाट की इकाई चालू होने की घोषणा की है। इसके साथ ही समूह की कुल स्थापित और वाणिज्यिक क्षमता 77,461.50 मेगावाट हो गई है। आईएसएमए ने 2024-25 में शुद्ध चीनी उत्पादन अनुमान को 8.7 लाख टन घटाकर 264 लाख टन किया है। भारतीय चीनी और जैव ऊर्जा निर्माता संघ ने कहा कि उसने 35 लाख टन चीनी को डाइवर्ट करने के बाद शुद्ध चीनी उत्पादन अनुमान को संशोधित किया है। राष्ट्रीय आवास बैंक की रिपोर्ट के अनुसार देश में व्यक्तिगत मकान कर्ज बकाया सितंबर के अंत तक सालाना आधार पर 14% बढ़कर 33.53 लाख करोड़ रुपए रहा। भारत कनेक्टेड कारों के लिए सबसे तेजी से बढ़ने वाला बाजार बन गया है, जिसमें साल 2024 में 25% की वृद्धि दर्ज की गई है। और कारोबार जगत की इन खबरों के बाद आइए अब खबरें देख लेते हैं खेल जगत से हमारे खास सेगमेंट स्पोर्ट्स ट्रैक में। दिल्ली में आयोजित हो रही विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री 2025 के दूसरे दिन भारत ने शानदार प्रदर्शन किया। रिंकू हुड्डा के नेतृत्व में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री के जावलिन थ्रो प्रतियोगिता में भारत ने 4 स्वर्ण पदक जीते। वहीं पुरुष वर्ग में मोहित ने रजत और जसवंत ने कांस्य पदक अपने नाम किए। इटली में चल रहे स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स 2025 में भारतीय दल ने अपने अभियान की शानदार शुरुआत की है। पहले ही दिन भारत ने कुल 4 पदक अपने नाम किए, जिसमें 2 स्वर्ण और 2 रजत पदक है। 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा चरण का समापन हो गया। गुलमर्ग में खेल मंत्री मनसुख मंडाविया मुख्य अतिथि रहे। दोनों चरण समाप्त होने के बाद फाइनल पदक तालिका में आर्मी की टीम शीर्ष पर रही। झारखंड ने रोमांचक मुकाबले में हरियाणा को शूटआउट में 4-3 से हराकर सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप अपने नाम कर ली। टीम को स्वर्ण पदक से नवाजा गया। हरियाणा को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। पीवी सिंधु को ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पहले ही दौर में हार का सामना करना पड़ा। पीवी सिंधु को पहले दौर के मैच में कोरिया की किम गा यून के खिलाफ 21-19, 13-21, 13-21 से हार का सामना करना पड़ा। बांग्लादेशी खिलाड़ी महमूदुल्लाह ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। 39 साल के महमूदुल्लाह पहले ही 2021 में टेस्ट और 2024 में T20 से संन्यास ले चुके हैं। उन्होंने कुल 430 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। बढ़ते आगे, केंद्र सरकार 1 मई 2025 से मुंबई में आयोजित होने वाले
विश्व ऑडियो विजुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन यानी कि वेव्स 2025 से पहले वैश्विक समुदाय तक पहुंचेगी। इसी के अंतर्गत केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, अश्विनी वैष्णव, डॉक्टर एल मुरुगन और मेजबान राज्य महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज नई दिल्ली में 100 से अधिक राजदूतों और उच्चायुक्तों को उभरते मीडिया एवं मनोरंजन क्षेत्र पर समन्वित दृष्टिकोण के लिए वैश्विक मंच के रूप में वेव्स के लाभों के बारे में बताएंगे। वेव्स का उद्देश्य वैश्विक नेताओं, नीति निर्माताओं, उद्योग हितधारकों, मीडिया पेशेवरों और कलाकारों को एक साथ लाना है ताकि वे रचनात्मक और गतिशील संवाद में शामिल हो सके। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, तकनीकी नवाचार और नैतिक प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए ऑडियो विजुअल और मनोरंजन क्षेत्रों के भविष्य को आकार देना है। वेव्स प्रमुख वैश्विक कार्यक्रम है जो पूरे मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र को एक साथ लाता है। इसका आयोजन 1 मई से 4 मई 2025 तक मुंबई, महाराष्ट्र में किया जाएगा। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने LCAAF Mk1 प्रोटोटाइप लड़ाकू विमान से स्वदेशी अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर तट पर किया गया। परीक्षण फायरिंग ने उड़ते हुए लक्ष्य पर मिसाइल के सीधे प्रहार को सफलतापूर्वक किया। इस परीक्षण में उड़ते हुए लक्ष्य पर मिसाइल के सीधे प्रहार का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया गया। अस्त्र मिसाइल को DRDO द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है जो 100 किलोमीटर से अधिक दूरी तक लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। अस्त्र मिसाइल भारतीय वायुसेना में पहले से ही शामिल है। और आइए आगे बढ़ते हुए आप बात कर लेते हैं मौसम की। दिल्ली NCR में आज शाम से मौसम में बदलाव आएगा। आसमान में बादल छाए रहने के साथ ही हल्की बारिश का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। बारिश का यह सिलसिला अगले 15 फरवरी तक जारी रहेगा। वहीं बात उत्तर प्रदेश की करें तो यहाँ पे फिर से मौसम बदलने जा रहा है। आज से प्रदेश में बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है। प्रदेश में 4 दिनों तक बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। आइए अब अन्य शहरों और राज्यों का मौसम का हाल जान लेते हैं और जानते हैं ग्राफिक्स के जरिए न्यूनतम और अधिकतम तापमान। आज शाम को होलिका दहन होगा। लोगों पर होली का खुमार चढ़ चुका है। आपको दिखाते हैं देश भर में फैले रंगोत्सव के उत्साह की कुछ झलकियां। आइए आप देखें इन रंगोत्सव के उत्साह की कुछ झलकियां। और इसी के साथ आज है होलिका दहन और कल होनी है रंगों की होली। आपकी ये होली शुभ रहे, मंगल रहे, इसी मनोकामना के साथ मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।